Assalamu alaikum everyone. I'm Aksam Mansoor. Today in this lecture I'm going to explain Charles law. So what is Charles law? सबसे पहले चार्ल्स लॉ 1787 में जे चार्ल्स ने दिया था, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस लॉ के अंदर टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है उसको दिया था। उनका ये कहना था कि अगर आपके पास एक गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस है, यहाँ पे हमने गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इसलिए कहा है कि जो गैस की क्वांटिटी हम लेंगे वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, यानी कि जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। सेकेंडली, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब याद रहे कि बॉयल्स लॉ में हमने वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप देखा था और वहाँ पर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे। लेकिन चार्ल्स लॉ के केस में प्रेशर कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे जो गिवन मास ऑफ अ गैस होगी उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब सवाल ये है कि टेम्परेचर का तो हमें पता है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जो हम केल्विन स्केल में मेजर करते हैं। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट स्केल यूज़ करते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट हो गया, सेंटीग्रेड हो गया, केल्विन हो गया। तो हम यहाँ पर केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। और केल्विन स्केल को यूज़ करने की भी वजह है क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए होती है, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है जिस पे गैस का वॉल्यूम ज़ीरो सपोज किया जाता है, लेकिन गैस जो है वो गैसियस स्टेट में ही रहनी चाहिए। इसके अलावा एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम ज़ीरो केल्विन भी कहते हैं क्योंकि ये ज़ीरो होता है केल्विन स्केल में, और फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू होती है 459.76 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू सेल्सियस में होती है वो होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। और एब्सोल्यूट ज़ीरो वो लोएस्ट लिमिट होती है एक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल की, और एक ऐसी स्टेट होती है जिसपे एथैल्पी या एंट्रोपी कूल आइडल गैस की मिनिमम वैल्यू को रीच करती है, जिसको हम ज़ीरो केल्विन लेते हैं। अब जो एब्सोल्यूट ज़ीरो एक बहुत नामुमकिन बात है, क्योंकि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर ज़ीरो हो जाना इट मीन्स कि उसके अंदर बिल्कुल भी हीट नहीं है, और ये नामुमकिन है। सिस्टम के अंदर पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से थोड़ी बहुत तो हीट रहती है, या किसी और वजह से सिस्टम की रनिंग की वजह से रहती है। तो ये हम दैट्स वाई हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं सुपोज, क्योंकि ये ऐसा टेम्परेचर है जिसको हम सुपोज करते हैं। और केल्विन में लेने की भी वजह यही है कि अगर हम इसको केल्विन में लेते हैं तो हमें ज़ीरो आंसर मिलता है। इन शॉर्ट ये कहता है कि इस स्टेट में जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना एब्सोल्यूट ज़ीरो में, उनके पास लोएस्ट वाइब्रेटरी मोशन होता है, उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है। यानी कि ये ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद सिस्टम के अंदर से हीट को आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी सारी हीट इनका ये कहना है कि निकल गई है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक कूलेस्ट टेम्परेचर है। मैथमेटिकली देख लेते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं और इक्वालिटी में लेके आते हैं तो हम लाजिम उस वक्त एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम के कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। अब अगर इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो ये टी अगर हम वी के नीचे ले आएँ तो v बाई टी इज इक्वल्स टू के। जैसे बॉयल्स लॉ में 2 स्टेटमेंट बन जाती थी जब भी हम इक्वालिटी में लेके आते थे और रीअरेंज करते थे, तो बिल्कुल इसी तरह एक और स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ की बन जाती है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट फॉर सेम अमाउंट ऑफ अ गैस एट सेम टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो होती है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तब जब प्रेशर कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, यानी कि गैस की अमाउंट या उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट हो। तो इसको हम
V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं या V/T इज इक्वल्स टू K भी कह सकते हैं। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि अब उन्होंने जो चार्ल्स हैं उन्होंने ये लॉ तो दिया, क्या एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसको परफॉर्म करते हैं तो क्या वाकई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा और अगर हम वॉल्यूम कम करेंगे तो क्या टेम्परेचर कम होगा। तो इसमें अगर आपको पिक्चर शो हो रही है तो पहले पिक्चर में जो वॉल्यूम है एक सिस्टम का वो V1 है और टेम्परेचर T1 है। अब इसके अंदर जो पिस्टन है वो मूवेबल है, यानी कि वो ऊपर नीचे जा सकती है, जिसने मतलब नीचे क्या है उसका वॉल्यूम है ना, आपको वॉल्यूम जो स्पेस है वो वॉल्यूम है, गैस उसके अंदर भरी हुई है और ये उसका वॉल्यूम है। अब हम ये काम करते हैं कि इसको एक अपरेटस के साथ अटैच करते हैं और नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। अब अगर टेम्परेचर राइज होगा तो वॉल्यूम राइज होना चाहिए, तब ही ये लॉ वेरीफाई होगा। तो आपको सेकंड डायग्राम में शो हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी कि ये लॉ बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। पहले केस में जब वो रूम टेम्परेचर पे था तब हमने उसकी वॉल्यूम को कहा कि V1 है और टेम्परेचर T1 है, लेकिन जब हमने उसको हीट किया उसका टेम्परेचर बढ़ा और वॉल्यूम बढ़ा, तो बाद में जो उसका फाइनल हमें रीडिंग्स मिली वॉल्यूम V2 था और टेम्परेचर T2 था। अब जो दूसरी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि V1/T1 इज इक्वल्स टू K और V2/T2 इज इक्वल्स टू K, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो V1 है वो आपको इनिशियल रीडिंग्स बता रहा है और जो V2 है और T2 है वो आपको फाइनल रीडिंग्स बता रहा है जब टेम्परेचर राइज हुआ। तो चूँकि रेशो जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की कांस्टेंट क्वांटिटी है, दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ये कांस्टेंट है। तो ये बात अब जो है प्रूव हो गई है कि चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो रहा है, यानी कि चार्ल्स लॉ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे चार्ल्स लॉ वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को समझने से पहले आपको ये टेबल समझना पड़ेगा, तब आपको वो डेफिनेशन समझ आ जाएगी। वो डेफिनेशन ये कहती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर वॉल्यूम होगा 546 और जो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया है 546। अब इन्होंने कहा है कि इसी टेम्परेचर पर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर आपने या तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉल करना है तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आपने ये फैक्टर पढ़ा होगा 1/273। अब इसने क्या करना है, इसने करना ये है कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम हमें मिला है, यानी कि 546 जो हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिला है, इस 546 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/273 के फैक्टर से। तो जब भी आप 546 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो जब भी आपने वॉल्यूम बढ़ाना है तो इसी ओरिजिनल वॉल्यूम के अंदर आपने 2 को ऐड करते जाना है। जैसे जब आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने 546 के अंदर 2 को ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 548। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड के जो टेम्परेचर है उसको फॉल करें, अब क्या होगा, तो आपने ओरिजिनल वॉल्यूम यानी 546 के अंदर 2 को माइनस कर देना है। जब आप 2 इससे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 544। अब इसको समझें, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था हमारे पास 546, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 1/273 से, आपके पास क्या आ गया 2। अब आपने क्या किया 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज किया, तो इसी ओरिजिनल वॉल्यूम के अंदर आपने 2 को ऐड करना है, तो आपके पास आएगा 548। वॉल्यूम कितना आएगा 548। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फॉल करें तो आपने इस ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि 546 के अंदर 2 को माइनस करना है। तो जब आप 546 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 544। वापस टेबल की तरफ चलें, ये देखें
ओरिजिनल कितना है 546, आपने इस ओरिजिनल में 2 ऐड किया, कितना आया 548, और आगे टेम्परेचर देखें कितना है 1। अब 0 से नीचे आए, ये टेम्परेचर कितना शो हो रहा है आपको -1, और वॉल्यूम 544, क्योंकि आपने ओरिजिनल वॉल्यूम में यानी 546 में 2 को माइनस किया तो आपके पास कितना आया है 544। दैट्स वाई यही फैक्टर हम लेते हैं 1/273 का फैक्टर लेते हैं ताकि हम अपने लॉ को वेरीफाई कर सकें। इस फैक्टर को जब हम यूज़ करते हैं तो वॉल्यूम के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, और टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम भी कम होता है। देखिए याद रहे कि पहले वॉल्यूम नहीं बढ़ाना, पहले आपने टेम्परेचर बढ़ाना है या कम करना है, क्योंकि जो किसी भी सिस्टम को अगर आप अंडर स्टडी है तो उसका टेम्परेचर आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए आप जब भी टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम 2 टाइम इंक्रीज हो जाता है, और अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फॉल करते हैं तो उसका वॉल्यूम ओरिजिनल से 2 टाइम्स फॉल कर जाता है। अब हमें कितना टेम्परेचर चाहिए? हमें इतना टेम्परेचर चाहिए कि हमारे पास -273 डिग्री में और केल्विन में हमें 0 चाहिए। जैसे मैंने आपको जब एब्सोल्यूट 0 पढ़ा रही थी तो हमने कहा था कि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर तब कहते हैं जब हम उसको केल्विन में मेजर कर रहे होते हैं, तो केल्विन में हमें 0 चाहिए। तो अगर आप इस ओरिजिनल में यानी जो 546 है इसको 546 से ही माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि था ही 546, उसमें से आपने 546 माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया आपके पास 0। तो टेम्परेचर भी कितना हो गया आपका 0 हो गया, क्योंकि हमने लॉ में बताया है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। इन शॉर्ट इसके बरक्स कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वॉल्यूम भी राइज हो रहा है, या अगर वॉल्यूम राइज हो रहा है तो टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। ठीक है, अगर आपने 546 में से 546 को ही माइनस कर दिया तब आपको 0 केल्विन आंसर मिलता है, तब वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों 0 हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे जैसे ओरिजिनल है 546, इसमें आप 546 ऐड कर दें, वही 2 टाइम्स वाली बात है ना, तो कितना आ जाता है आपके पास 1092, और तब टेम्परेचर कितना होता है 546। और जो चार्ल्स लॉ है उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी यही बताती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल करता है वॉल्यूम भी फॉल करता है। अब इन लॉ को स्टडी करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि गैस आइडियल है। वैसे आइडियल गैस होना नामुमकिन सी बात है, आइडियल गैस नहीं देखी जाती, आमतौर पे नॉन आइडियल ही होती हैं। लेकिन अगर हम नॉन आइडियल गैसेस को स्टडी करेंगे तो लॉ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम ये कंसिडर करते हैं, ये सपोज करते हैं कि हमारे पास गैस ऐसी है जो आइडियल है, ताकि हम लॉज को अच्छे से समझ सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।